बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 11। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज के जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं चीफ जस्टिस की तकर्री तो हो चुकी है, लेकिन गिर्द में अभी तक हवा मौलक की है। ऐसा क्यों है? और बात करेंगे, बात तो ये है कि यानी मंसूर अली शाह को चीफ बनाएंगे, लेकिन फैसला तो हो चुका था, इसलिए अब जो भी बात होगी वो सियासी होगी, इसमें किसी किस्म की भी कोई वक़्त नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरी जानिब पीटीआई को मीडिया टीम अपने पूरे जोबन पर है और अमेरिका में लॉबिंग ज़बरदस्त रही है। अमेरिकी कानून साजों ने अमेरिकी सदर को ख़त लिखा है, इसमें बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवाने का कहा गया है। इसके बाद बात होगी कि क्या मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला पहले ही हो गया था और ये क्या मैच फिक्स था, इस पर बात करेंगे। और लास्ट पे बात करेंगे इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ने कर्जों का ढेर लगाया हुआ है। और लास्ट पे हमारी जो आज बात होगी वो होगी कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई के डील का नतीजा थी या क्या थी। इनकी तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं एनालिस्ट सईद अलवी साहब और उनके साथ कालम निगार और तजिया निगार फजल हुसैन अवान साहब और तजिया निगार आसमा वदूद भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अलवी साहब, सबसे पहले बात करेंगे, हम चीफ जस्टिस की तकर्री हो चुकी है और इसके बारे में हम बातचीत सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि मंसूर अली शाह को जो चीफ जस्टिस मतलब बनाने का एक फैसला हुआ था और उसके बाद नहीं बनाया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली खसूसी जो पार्लिमानी कमेटी थी उसने एक नए चीफ जस्टिस को चुन लिया है और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। ये नए तरमीम के तहत हुआ है। वैसे अगर पुराना सिस्टम देखा जाए तो उसके तहत सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन चूँकि आपको पता है कि आईनी तरामीम इतनी जल्दी इतनी उजलत में लाई गई और फिर एक दिन ये तरामीम की गई और वेरी नेक्स्ट डे उन तरामीम के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नए तरीक़ाकार के मुताबिक जो वो तकर्री भी कर दी गई। तो देखिए, ये जितनी उजलत में ये काम हुआ है, ज़ाहिरन तो ऐसे लगता है कि सबको ऑन बोर्ड लिया गया, यानी 2-3 जमातें तो ऑलरेडी हुकूमत में हैं, जैसे मेन जमातें हैं मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, वो तो ऑलरेडी ये तरामीम करने के हक में थी, बल्कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने दोनों जमातों ने मिल के जो हुकूमती इत्तेहाद उन्होंने मिल के JUIF मौलाना फजल रहमान को भी अपने एतमाद में लिया और काफ़ी अरसा लगा, लेकिन बिल आखिर मौलाना फजल रहमान ने भी हामी भर ली। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उसमें जो एक मेजर तब्दीली पैदा की वो आइनी अदालतों की जगह आइनी बेंच बना दिया। गो कि अब बाद में कहा जा रहा है कि वो नाम ही बदला है, जो काम आईनी अदालतों में होना था वही आईनी बेंच में हो रहा है। बहरहाल अवामी सतह पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि कोई काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, अगर इसको टाइम दिया जाता, इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होती, एक वक्त गुजर जाता, सब लोग दिल खोल के उसके ऊपर अपनी आरा दे देते और ख़ास तौर पर PTI के जो ओहदेदारान हैं, जो उनके लीडरान, अगर उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता। गो कि ऐसा हुआ है, मौलाना फजल रहमान के ज़रिए उनको पैगामात भिजवाए गए, फिर उन्होंने अपना एक मुसवदा देने की भी बात की, फिर उन्होंने मुसवदा नहीं भी दिया। बहरहाल ये उठक बैठक जो है ना वो लगी रही है, बीच में शामिल रहे हैं। फिर जब ये सेनेट में ये तरमीम का बिल जो पेश हुआ तो उस वक्त PTI के वहाँ पे मेंबरान मौजूद नहीं थे सेनेट के अंदर। बासूरत एक अवामी सतह पे इसके अंदर जो हम अभी भी जब हम पब्लिक में इसके ऊपर बात करते हैं या PTI के लोगों से हम बात करते हैं तो उनके दिल में एक खलिश ज़रूर है कि ये एक ऐसी तरमीम कर दी गई है कि जिसमें सबको शामिल नहीं किया गया। चूँकि एक मेजर तब्दीली है, आपने आला अदलिया के बारे में यकसर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया हुआ है, इतनी बड़ी तब्दीली लेके आ गए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने एक आईनी बेंच बिठा दिया हुआ है, तो इसको वक्त देना चाहिए था, सबको इसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ, एक हो गया और उसके होते ही वेरी नेक्स्ट डे आपने उसी तरामीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री कर दी गई, जो कि अगर देखा जाए तो ये 30वें नंबर पर आते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले नंबर पे थे, लेकिन बहरहाल नए कानून के तहत चूंकि सियासी जमातों पे मुश्तमिल एक खसूसी आईनी जो कमेटी थे उसने चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चुनना था, तो वो एक अमल हो गया और उसके नतीजे
में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री होगी। बाहर सूरत इतनी बड़ी जब कोई तब्दीली वाक़या हो, ख़ास तौर पे आइनी इदारों के हवाले से, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो एक वक्त ले, सबको मौका दे के अगर इसके ऊपर थोड़ा सुकून से, थोड़ा सा सबको साथ रख के पूरी बहस मुबासा अगर इसके ऊपर होती उसके अंदर ऐवानों के अंदर, तो शायद ये आवाज़ें बाहर से ना आती। लेकिन बहरहाल आस्ता आस्ता चूँकि एक काम हो चुका है, इसके ऊपर एग्रीमेंट की सूरत हाल बनती जा रही है। जैसे अभी PTI के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, अब जो चीफ जस्टिस साहब बने हैं, ठीक है, हम उनको मानते हैं, हम इनको लेके आगे चलेंगे। बहरहाल अभी अवामी सतह पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। फजल हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है इन्हीं चीज़ों के बारे में? जी बिल्कुल, याहिया अफरीदी साहब जैसे ही उनको नामजद किया गया, तकर्रर उनका किया गया बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो उस मौके पर और उससे पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो वो मंसूर अली शाह साहब को देखते हुए कि सीनियर मोस्ट वही हैं, वो इनकार कर देंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, और उसके बाद फिर मंसूर अली शाह या फिर मुनीब अख्तर साहब, इनमें से एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनकी तकरीर का ऐलान हुआ है, और ऐलान कहाँ पे हुआ है, वो जुडिशल कमेटी जो इन्होंने बताया, अलवी साहब ने बताया कि उसमें क्राइटेरिया क्या था 3 जजों का, कहा जाता है कि उनकी प्रोफाइल वहाँ पे गई थी, वहाँ पे ये देखा गया कि किसकी कितनी उम्र है, कितनी तालीम है, कहाँ कहाँ इसने वकालत की है, कैसे कैसे ये जज रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया इनके सामने था, और इससे पहले ये तय हो चुका था कि किस को चीफ जस्टिस बनाया जाना है। बहरहाल ये लोग कुछ कह रहे थे कि मंसूर अली शाह को बनाया जाना चाहिए था। वैसे असूली तौर पर यही होना चाहिए था कि आपने कोई तरमीम करनी है, कोई कानून बदलना है, तो फिर आगे से बदल लें, मंसूर अली शाह साहब को बना दें। लेकिन सारे का सारा रौला, सारे का सारा मामला, सारे का सारा मसला था ही मंसूर अली शाह साहब का, और इससे पहले काजी फायज ईसा को कंटिन्यू करना था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आड़े आ गए, उन्होंने काजी साहब की और उनको सामने लाने वालों की, उनको एक्सटेंशन देने वालों की एक भी ना चलने दी मौलाना फजल रहमान साहब ने। और याहिया अफरीदी का अब मामला ऐसा नहीं रहा, क्योंकि उनको सब की तरफ से तस्लीम कर लिया गया है, वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि उनका भी मुअल्लक इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ वकला की तरफ से, कुछ तबकों की तरफ से उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। वो कहते हैं हमने सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए। यहाँ तक मंसूर अली शाह साहब का तल्लक है, वो चीफ जस्टिस उन्होंने बन जाना था, सीनियर मोस्ट वही थे, लेकिन अपने आने पर, अपनी बारी पर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। ये मैंने क्या बात कर दी कि अपनी बारी पर, बारी तो उनकी अब थी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल बदलने में एक लम्हा भी नहीं लगता, और बहुत कुछ पाकिस्तान में बदल जाता है। साइड बदलनी होती है, एक बंदे का जहन बदलना होता है, तो पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं, हुकूमतें टूट जाती हैं, नई आ जाती हैं। मैंने बात की कि मंसूर अली शाह साहब अपनी बारी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। ये मैंने किस बुनियाद पर कहा? मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था इजाजुल हसन साहब के बाद, इनके बाद काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद, जिनका जाने का कोई भी इरादा नहीं था। बहरहाल अगर वो जाते तो उनके बाद इजाजुल हसन साहब ने 1 साल के लिए तकरीबन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की बारी आनी थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान है, हालात बदलते हुए, सूरत हाल बदलते हुए कोई लम्हा भी नहीं लगता। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात बदलते हैं, तो 1 साल में, 1.5 साल में जब इनकी बारी आनी थी एजाजुल हसन साहब के जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद, वो तो पहले इस्तीफ़ा दे के चले गए, तो उस मौके पर साल के बाद, 1.5 साल के बाद मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। तो बाकी मंसूर अली शाह साहब को तहरीक इंसाफ वाले तो आज बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी इनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा नहीं किया गया। तो बाकी इमरान खान की तरफ से जेल में मुलाकात हुई है उनके साथ, उनके वकला की, तो उन्होंने वहाँ पे इसको इंडोर्स किया है कि ठीक है। चाह रहे थे आसमा वदूद, आप भी सुन रही हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल अपने साथियों से एग्री करती हूँ, जो भी हमने पॉइंट्स आपको बताए वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई शक की बात, कोई दूसरी राय नहीं है। ये तरमीम एक टोटल कियोस है, इसने हमारे पूरे सिस्टम को, इंक्लूडिंग जुडिशियल सिस्टम को, एक कियोस में डाल दिया है। अभी हम जैसे जस्टिस मुनीर के बारे में बात कर रहे हैं, 2 वो चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन अभी भी
She is the senior most. She is the chief judge of Supreme Court. He's the line. 3 साल बाद जब याया साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज कैसे टेकअप होगी? हमारे पास तो यही 2 जजेस थे इन लाइन। तो ये कॉम्प्लिकेशन बेंच है। इसके हवाले से मैं एक चीज पे गौर कर रही थी कि इस पे एलोकेशन ऑफ केसेस है वो कैसे होंगे। अगर आपके पास कतर का केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास और आपका जो मुझसे ये भी कर देता है कहने के तहत कि मुझे तो फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल है कि आप कोई 3 जजेस के अलावा अदलिया में कोई जज मौजूद ही नहीं है। सॉरी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जिस तरह आप बात कर रही हैं तो आप ये कह रही हैं कि 3 जजेस के अलावा जो है कोई अदलिया में कोई और जज ही नहीं है। नहीं, उसमें ये है ना कि आपने टॉप 3 पिक करने हैं ना, तो टॉप 3 में यही 2 जजेस दोबारा होंगे और एक याया साहब की जगह एक और जज आ जाएगा। इट विल बी अगेन अ कंपटीशन बिटवीन देम क्योंकि इनकी देयर सीनियरिटी एंड देयर टेन्योर जॉब टेन्योर इज ऑलमोस्ट द सेम। याया साहब भी 3 साल के बाद 5 साल और सर्व करेंगे। उसमें क्या होगा? वो दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं, दोबारा लाइन हो सकते हैं। वो तमाम चीजें कंफ्यूजन में है। ये तमाम नेटिविटीज इसमें होनी चाहिए थी। जब आपने इतना रिस्ट्रक्चर करना है अपने जुडिशियल सिस्टम को तो ये तमाम बातें इसमें कंसिडर होनी चाहिए थी। इस तरीके से जैसे मैंने आपको केस एलोकेशन की बताया कि कतर का केस आता है, कतर का केस सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली कर देता है कि 10A के तहत मुझे राइट ऑफ फ्री ट्रायल नहीं मिला। अब वो केस आपका सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या ये आईनी बेंच सुनेगा? कंफ्यूजन। इसका मतलब है हर अब जैसे वो वकील खेलते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, आप केसेस पिंग पोंग हो गया आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के दरमियान। इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिनका जवाब नहीं है इस तरमीम में। तो एक टोटल गियोस में पूरे सिस्टम को डाल रहे हैं और आपका जुडिशियल सिस्टम जब गियोस में होगा तो आपकी पूरे का पूरे पॉलिटिकल डायनामिक्स, आपकी सोशल डायनामिक्स, आपकी आपस में इंटरेक्शन, आपकी इकोनॉमी, हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी जब आपकी सोसाइटी में जस्टिस ही गारंटी नहीं है, उनके राइट्स, उनके हुकूक, उनके फराइज गारंटी करने वाला कोई नहीं है। वो बेआसरा टूथलेस क्लिप हुए हुए उसके पास। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा डिजास्टर वोटिंग है। इसको प्रोएक्टिवली देख के इसे हल करना जरूरी है। इसकी नेटिविटीज का गौर करके इसे देखना, सिर्फ चीफ जस्टिस को लाना वहां जरूरी नहीं था। इसका सिस्टम कैसे काम करेगा इसके बारे में लोगों को इंसाइट दे। अगर आपके पास विजडम है, आपने वो हमें चैनलाइज नहीं किया तो जितनी है इसमें आपने तरमीम करवाई है उतनी है इसमें हमें ये तफसीलात दे दे ताकि हमें भी थोड़ा सा समझ आए कि व्हाट इज कमिंग इन द फ्यूचर। अच्छा, तो अलवी साहब आप बताइएगा, जिस तरह अमेरिकी कानून साजों के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अमेरिकी सदर को ख़त लिखा है और इसमें बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवाने का कहा गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, 60 के करीब कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है सदर जो बाइडन को। उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए कोशिशें की जाएं। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि ऑलरेडी भी हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मामलात चलते रहते हैं अमेरिका की तरफ, दूसरे ममालिक की तरफ, तो ये भी दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर जो है वो अपना बयान दिया है। उन्होंने हफ्तावार अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि ये एक मदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, तो इसको नापसंदीदगी का इजहार किया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये PTI की जो लॉबिंग है बाहर ममालिक में, ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर, ये उसकी कामयाबी भी है कि उन्होंने उधर वहाँ पे अच्छा स्टेप लिया, वहाँ पे लॉबिंग की और वहाँ के 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने अपने सदर को ख़त लिख दिया इस हवाले से। ये आप देखें हमारी तारीख इन चीज़ों से भरी पड़ी हुई है कि जब भी कोई इक़्तिदार से हटता है तो वो फिर बाहर दुनिया में जाके अपने लॉबिंग शुरू कर देता है और अपने हक में फिर बयानात दिलवाता है बाहर से। वहाँ पे ख़ास तौर पर लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं जो वहाँ पे उनके लिए जो वहाँ पे एक सियासी हिकमत अमली तय करते हैं और ख़ास तौर पे वहाँ से बयानात दिलवाते हैं। फिर बाहरी दुनिया से ये प्रेशर दिलवाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए या उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो उनको बंद किया जाए। जैसे अक्सर
अक्सर यहाँ पे चूँकि एहतसाब का अमल शुरू होता है या इक़्तिदार से बाहर जब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। फिर वो कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आएँ। तो मुल्क के अंदर तो वो अपनी कोशिशें करते ही हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बहुत पुरानी तारीख है कि बाहर से लॉबिंग की जाती है। ये भी इसी तरह की PTI की एक लॉबिंग है अमेरिका के अंदर, और उसके नतीजे में जो 60 कांग्रेसमैन ने खत लिखा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह बाहर से मदाखलत करना सियासी मामलात में, अंदरूनी मामलात में, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि आप दूसरे मुल्क के मामलात के अंदर मदाखलत करें, बयानात दें या फिर उसके ऊपर कोई तब्दीली करने की ख्वाहिश जाहिर करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद मुल्क के हैसियत से हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारे अपने अंदरूनी मामलात हैं, हमारे अपने सियासी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारा दिफा हमारा अपना है, चीज़ें अपनी, हम अपने तौर पे एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में किसी बैरूनी ताकत का हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे जो अंदरूनी सियासी या दूसरे मामलात है उसके अंदर मदाखलत करें। तो हमारे जो दफ्तर खारजा है उसने इसको सख्त नापसंदीदी का इजहार किया है और उसने कहा है कि ये अमल ठीक नहीं है। जी तो यहाँ पे लेने लगे हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।